कैसे हैं साथियों, मैं इंद्रेश कुमार कपूपरा एक बार फिर से आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक नया टॉपिक लेके कंपटीशन स्टडी के इस मंच पे हाजिर हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगली बार हम राष्ट्रपति से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पे विस्तार से चर्चा करेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस इनसे बनते हैं और पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो आपके टीचर से रिलेटेड रीट की एग्ज़ाम है या फिर आईएएस की एग्ज़ाम है, आरएएस की एग्ज़ाम है, अदर स्टेट के सिविल सर्विस के एग्ज़ाम है, सभी के अंदर इससे जुड़े हुए प्रश्न आते रहते हैं। और कौन कौन से प्रश्न आए हैं और कौन से प्रश्न बन सकते हैं, ये बात आपके साथ में इस वीडियो के ज़रिए आज करूँगा। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा समय न खराब करते हुए। भारतीय राष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो इंग्लैंड के सम्राट के समान है। इंग्लैंड में वेस्टमिनिस्टर प्रणाली चलती है जिसके तहत वहाँ की संसद विधि निर्माण का काम करते हैं, परंतु वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का वहाँ का जो रूलर है वो नाम मात्र का कार्यपालिका का हेड होता है, क्योंकि सारे कार्य वहाँ की संसद ही देखती है। तो बिल्कुल वैसी ही पोजीशन हमारे देश में राष्ट्रपति की है। हमारे देश के जो राष्ट्रपति का जो पद है, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के पद का जो प्रोविज़न है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल है ये प्रोविज़न आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये कुछ ऐसे बिंदु है जो अक्सर आपके जो मीडियम लेवल की जो एग्ज़ाम होती है, रीट वगैरह, एसएससी, बैंक, डिफेंस, इनमें अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन सभी को आप अपने माइंड में एक सेटअप की तरह रखें। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 52, जिसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 के साथ साथ सबसे पहले जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो हमारी नज़र में आता है कि राष्ट्रपति जो के पद के लिए जो भी उम्मीदवार सामने आएगा उसकी योग्यता क्या होगी। तो एक और अनुच्छेद आता है जिसका नाम अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, अमूमन आप सभी जानते हैं, मुझे लिख के बताने की जहाँ तक मैं मानता हूँ ज़रूरत नहीं है। प्रथम योग्यता वह भारत का राष्ट्रपति होगा, वह भारत का नागरिक होगा। दूसरा, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरी बात, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। बस ये बात आपको थोड़ी ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि वह लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, बनने की योग्यता रखता हो। ही शुड बी eligible to be appointed for the designation of MP for लोक सभा। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर अर्थात ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। और एक आर्टिकल है 59 जिसमें राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार होता है उसकी योग्यता में क्या शर्त होनी चाहिए, कुछ शर्त के बारे में इस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो इसमें यह बात भी मेंशन की गई है कि वह राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। ये बात हम अनुच्छेद 59 यानी 59 में पढ़ते हैं। अब हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं कि यह तो था योग्यता के विषय में। राष्ट्रपति की योग्यता के बाद में जो उम्मीदवार इसके लिए तैयार होता है राष्ट्रपति बनने के लिए, उससे जुड़े कुछ और बातें भी हैं। मैं चाहता हूँ कि उन बातों को आप अपने माइंड में सेट करें, क्योंकि कई क्वेश्चन उनसे बनते हैं आपकी मीडियम लेवल के एग्जाम के लिए। फॉर एग्जांपल, जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है, सबसे पहले राष्ट्रपति के लिए जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसे चुनाव के लिए सिर्फ 14 दिन का, ठीक है ना, 14 दिन का टाइम मिलता है। इस 14 दिन में ये सारी प्रोसेस होती है। दूसरी बात, जो उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए खड़ा होना चाहता है उसे कम से कम 15,000 रुपये क्या है जमानत राशि के तौर पे जमानत राशि के रूप में डिपॉजिट कराना होता है। ये जमानत राशि आरबीआई में डिपॉजिट होती है, ये भी आपको याद रखना है, 15,000 रुपये। यदि कोई भी उम्मीदवार जिसने राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए
15,000 की राशि जमा कराई है, लेकिन वह चुनाव में वैध मतों के डाले गए वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसकी जमानत राशि कॉन्फिस्केट यानी जब्त हो जाती है। दूसरी बात, जो उम्मीदवार इस चुनाव में भाग्य आजमा रहे हैं उसके पास कम से कम 50 प्रपोजर्स यानी प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक है, और साथ ही उसके पास 50 क्या होना चाहिए, सेकंडर्स, 50 उसके पास सेकंडर्स यानी अनुमोदक होने चाहिए। 50 उसके नाम का प्रस्ताव लेके आएंगे और 50 ही उसका अनुमोदन करेंगे। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपके जहन में रहनी चाहिए। अब अगली बात, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसके चुनाव में पीठासीन अधिकारी का रोल कौन प्ले करता है, तो आपको याद रखना है उसके चुनाव में लोकसभा का जो महासचिव होता है वह पीठासीन अधिकारी का रोल प्ले करता है, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रोल प्ले करता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधी कोई भी जब विवाद होता है तो अनुच्छेद 71 के तहत, आपको याद रखना है ये अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसको डिजोल्व करती है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करती है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधी या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधी कोई भी विवाद होता है वो अनुच्छेद 71 के तहत किसको पावर दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय को पावर दी गई है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का। और दूसरी बात मैं आपको कहूँगा कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधी अनुच्छेद 224 के तहत निर्वाचक मंडल को अधिकार है इस चुनाव में क्या है, करवाने का। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के सभी चुनाव भारतीय चुनाव आयोग द्वारा अनुच्छेद 224 के तहत करवाए जाते हैं। चलिए साथियों, ये तो होगी उम्मीदवार से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं और निर्वाचन की ओर। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 54 जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में यानी इलेक्शन के विषय में हम विस्तार से जानते हैं कि उसका चुनाव किस प्रकार से होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव से पहले एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्टोरेट कॉलेज बोलते हैं। इलेक्टोरेट कॉलेज के अंदर हमारे जो एमपीज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एमपी से तात्पर्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं। दूसरी बात, हमारे राज्यों की दो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें सिर्फ विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, यानी एमएलएज प्लस एमपी दोनों इसमें भाग लेते हैं, इसका पार्ट होते हैं। या यूँ कहें निर्वाचक मंडल में जो मतदाता होते हैं वो निर्वाचित एमपी प्लस एमएलएज होते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। अब इसमें जो आपको बात नोट करनी है साथियों वो ये है कि वो कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो आपको विशेषकर याद रखना है राज्यों में जो विधान परिषद होती है, एक तो उसके सदस्य प्लस राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ये दोनों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो विधान परिषद है वो सिर्फ इस समय राज्य के 7 राज्यों में है, हर जगह नहीं है। इसलिए विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने से रोक दिया गया है और साथ ही मनोनीत सदस्यों को भी वोट डालने का अधिकार नहीं है। वो इसलिए आपको पता है कि इनका जो मनोनयन है, लोकसभा में 2 सदस्य है जो एंग्लो इंडियन समुदाय के, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का चुनाव जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति करता है उनको नॉमिनेट। यदि उनको अधिकार दे दिया तो हो सकता है ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो जाए, यानी जिन उम्मीदवारों को लगता है कि अगली बार हमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा तो क्यों न हम पहले इनको वोट डाल दें ताकि हमें ही मनोनीत किया जाए, तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं निर्वाचन की विधि की। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें एक अनुच्छेद आता है 55। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का जो तरीका वो है, आपको ये नोट करना है, एकल, संक्रमणीय, जहाँ तक मेरा मानना है आप सभी को ये पता होता है,
एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान पत्ती, ये इसकी सिस्टम होता है। याद रखना आपको, इसमें गुप्त मतदान पत्ती द्वारा चुनाव होता है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले जो निर्वाचक होते हैं उनके मतों का मूल्य निकाला जाता है। पहले आपको ये बात नोट करनी है, जितने भी राज्य होते हैं सभी राज्यों के निर्वाचित एमएलएज का वोट वैल्यू निकाली जाती है, यानी प्रत्येक एमएलए की वोट की वैल्यू होती है और उस हिसाब से ये फिर अपना वोट करते हैं। अब ये वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसका मत मूल्य जिसको हम कहते हैं वो कैसे निकाली जाती है, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये है कि हम सबसे पहले राज्य की जनसंख्या की बात करते हैं। राज्य की जनसंख्या वो भी 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लिखी जाती है। किसी भी राज्य की जनसंख्या 1971 में क्या थी उसको यहाँ पे लिखा जाता है, ये नहीं कि जो वर्तमान में जनसंख्या है वो नहीं मानी जाएगी। उसके बाद में नीचे आता है ये निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या, यानी किसी भी राज्य के प्रेजेंट में एमएलए कितने हैं वो यहाँ पे आएंगे और प्लस में डिवाइडेड बाई 1000 ऊपर आएगा। 1971 में किसी स्टेट की जनसंख्या क्या थी और उसके नीचे आएगा उस राज्य में प्रेजेंट एमएलए कितने हैं और उन दोनों के बाद में डिवाइडेड बाई 1000। इस फार्मूले से अब आपको याद रखना है कि 1971 की जनसंख्या को ही क्यों माना गया है। तो मैं आपको बताऊं कि 1971 के बाद में जो साउथ के राज्य थे उन्होंने एक बात कही थी कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे बशर्ते कि नॉर्थ इंडिया के और ईस्ट साइड के वेस्ट साइड के स्टेट हमारा साथ दें। तो उन्होंने अपनी इस बात को पूरा निभाया। अब भारतवर्ष में उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए 1971 की जनगणना को सन 2026 तक के लिए फिक्स कर दिया गया है कि 2026 तक राष्ट्रपति का चुनाव इसी अकॉर्डिंग होगा। और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग राजस्थान का जो एक एमएलए है उसका एमएलए का जो मत मूल्य निकलता है वो 129 निकलता है। आपको याद रखना है राजस्थान के जो एक एमएलए का जो मत मूल्य है वो 129 निकलता है। यहाँ पे ये बात भी आपको याद रखनी है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मत मूल्य निकलता है ये यूपी के एक एमएलए का निकलता है 208 और जो सबसे कम निकलता है मिनिमम इंडिया में तो वो है सिक्किम। ये भी आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ सिर्फ एक एमएलए के वोट की वैल्यू 7 निकलती है 7। इस प्रकार से इन सभी एमएलए के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। और उसके बाद में हम बात करते हैं सांसदों की, तो सांसदों के मत का मूल्य भी निकाला जाता है। जितने भी एमपीज हैं उनकी वोट वैल्यू भी निकाली जाती है। अब उनकी जो एमपीज होते हैं उनकी वोट वैल्यू निकालने का क्या फार्मूला है ये भी आपको याद रखना है। जितने भी टोटल एमएलएज हैं, है ना, टोटल एमएलएज वोट वैल्यू जितने भी इंडिया में एमएलएज हैं उन सब की वोट वैल्यू ऊपर आ जाएगी और उसके नीचे फिर टोटल एमपीज, भारत में टोटल एमपीज कितने हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं दोनों की जोड़ के यहाँ संख्या आएगी और ऊपर टोटल इंडिया के जितने भी स्टेट है उनकी निर्वाचित जो एमएलए है उनकी निकाली गई वोट वैल्यू आ जाएगी। और इस हिसाब से प्रत्येक एमपी का जो वोट वैल्यू आती है वो आती है 708। ये आपको नोट डाउन करना है। अब यहाँ पे एक बात और भी नोट करनी है कि जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो उसमें न्यूनतम कोटा भी होता है। न्यूनतम कोटा कैसे निकाला जाता है तो उसका एक फार्मूला होता है, डाले गए कुल वैध मतों की संख्या नीचे बटा में आ जाता है कि निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सहूलियत के लिए। डाले गए कुल वैध मतों की संख्या और उसके बाद में नीचे आता है निर्वाचित होने वाले मतदाताओं की संख्या। मैं
पूरा खुल के तो नहीं लिख पाता, इसमें लिख सकता है इसमें, क्योंकि स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है। यानी निर्वाचित होने वाले मतदाताओं की संख्या, और साथ में एक आएगा यहाँ +1 और यहाँ पे फिर आएगा +1। दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ, डाले गए कुल वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले मतदाताओं की संख्या +1 और फिर टोटल में +1। इस हिसाब से न्यूनतम कोटा निकाला जाता है, ये निकालना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि इस पद्धति के आधार पर किस प्रकार से हम किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात बताऊंगा, ये जो एकल संक्रमणीय पद्धति है भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो अपनाई जाती है, इसका जो आविष्कारक है, इसको जन्म किसने दिया, ये भी आपको याद रखना है। ब्रिटेन के एक विद्वान थे जिनका नाम है हेमर नाम के पर्सन ने इस एकल संक्रमणीय पद्धति को के जन्मदाता माने जाते हैं, और इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था वो डेनमार्क देश में हुआ था, ये आपको याद रखना है। डेनमार्क के एक मंत्री जिनका नाम है एंड्रे, उन्होंने इसका यूज किया, इस वजह से इसको एंड्रे पद्धति भी बोलते हैं। एकल संक्रमणीय पद्धति को एंड्रे पद्धति भी बोलते हैं, साथ में इसको वरीयता पद्धति भी बोलते हैं। अब वरीयता पद्धति क्यों बोलते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूं। यानी हेमर इसके जन्मदाता है एकल संक्रमणीय पद्धति के, और सबसे पहले डेनमार्क देश में एक एंड्रे नाम के मंत्री थे, उन्होंने इसका यूज लिया, इसलिए इसको एंड्रे पद्धति कहते हैं। अब वरीयता पद्धति भी इसको कहते हैं, तो क्यों कहते हैं वो अब आपके सामने मैं स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए, आपके जो RS प्री का जो एग्जाम था, उसमें प्रश्न पूछा जा चुका है, माफ करना, रीट का जो एग्जाम है, रीट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि हैं। ये 2 बार आपके एग्जाम में आ चुका है, रीट के एग्जाम में। तो आपको याद रखना है यहाँ पे सांसद व राज्य विधानसभाओं के साथ दिल्ली व पुडुचेरी, इनकी ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर भी विधानसभा है, आपको मैं बता देता हूँ। तो इन प्रतिनिधियों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया जाता है, और ये बात हुई थी 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये किया गया था। दिल्ली और पुडुचेरी के जो MLAs हैं विधानसभाओं के, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आपके सामने ये ऑप्शन आया था, अन्य ऑप्शन के साथ संसद के दोनों सदनों के सदस्य व राज्य विधानसभाओं के सदस्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश के सदस्यों द्वारा। तो ये जो ऑप्शन था ये बिल्कुल सही था, और यही आपको बात याद रखनी है। ये आपके रीट की 2 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रकार से उम्मीदवार का चयन होता है। तो देखिए, इसके अंदर आपको याद रखना है कि इसमें वोट नहीं डाले जाते हैं, इसमें वरीयता यानी प्रेफरेंस शो की जाती है। इसमें प्रेफरेंस जिसको हिंदी में कह सकते हैं वरीयता शो की जाती है। मान लीजिए टोटल जो उम्मीदवार है यहाँ पे 1 2 3 ये उम्मीदवार हो गया आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके सामने फॉर्मली कुछ ऑप्शन लिख देता हूँ। अब किसी एक MLA का कहना है कि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरा जो कैंडिडेट है वो है A, तो वो इसको अपनी वरीयता देता है कि कैंडिडेट 1 जीतना चाहिए। अगर 1 भी नहीं जीतता है तो मेरी दूसरी पसंद क्या है, ये है, और ये भी नहीं जीता तो मेरी थर्ड पसंद C है। तो इस प्रकार से इसमें जो कैंडिडेट आते हैं वो अपनी प्रेफरेंस शो करते हैं। इस वरीयता के हिसाब से लास्ट में जब मत गणना होती है तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम मत मिलते हैं उसको हटा दिया जाता है, और उसके जो पसंद है, उसकी जो वरीयता है के अनुसार उसके जो मत मिले थे उनको बाकी के 2 उम्मीदवारों में डिवाइड कर दिया जाता है। और ये नेचुरल सी बात है कि एक उम्मीदवार को मत अवश्य ही ज़्यादा मिले होंगे, तो जैसे उसको अनुपात में थर्ड जो उम्मीदवार था उसके मतों को भी अनुपात में उसको मिलेंगे तो उसकी ओर ज़्यादा मत हो जाएंगे और एक उम्मीदवार के मत कम हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इसके मिले हैं
टोटल 41, इसको मिले हैं टोटल 29 और इसको टोटल मिले हैं 12। अब आपको पता है कि इसको हटना पड़ेगा क्योंकि इसका मत कम है। अब इसके जो है ये अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन इन दोनों में क्या है डिवाइड कर दिए जाएंगे। स्वाभाविक है कि इसको वरीयता ज़्यादा मिलेगी। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शन सिस्टम, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनल सिंगल रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनल सीक्रेट बैलेट सिस्टम इसको बोला जाता है। ये इसका जो मैंने बताया वो नियम था और मैं चाहता हूँ कि उसको आप बेटर तरीके से अपने माइंड में सेट करें। अब इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े, उनको भी आप अपने माइंड में सेट करें। सबसे पहले आता है एक शब्द महामहिम। महामहिम हम राष्ट्रपति को बोलते आए हैं, लेकिन ये शब्द अब हटा दिया गया है। ये शब्द अब हटा दिया गया है। तो ये शब्द किन्होंने हटाया ये भी आपको याद रखना है। देखिए हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे प्रणब, जिनको प्रणब दा बोलते हैं, प्रणब मुखर्जी साहब ने ये शब्द हटा दिया था। उन्होंने कहा कि महामहिम आप शब्द यूज नहीं करेंगे राष्ट्रपति के पहले, यहाँ पे आप चाहें तो श्री या फिर राष्ट्रपति महोदय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भारत के वो दो कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। तो आपको याद रखना है कि ऐसे दो उम्मीदवार थे। पहले तो थे हमारे देश के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। दूसरा APJ कलाम साहब, आप पूरा नाम सभी जानते हैं, समझ गए होंगे, APJ अब्दुल कलाम। ये दो ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका पॉलिटिकल से कोई लेना देना नहीं था। तीसरा आता है हमारे देश के वो कौन से दो ऐसे राष्ट्रपति थे, कौन से ऐसे दो उपराष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। तो यहाँ आपको याद रखना है, पहले आते हैं VV गिरी साहब उस समय 67 में कुछ टाइम के लिए क्या बने थे, हमारे देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, क्योंकि जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में आता है BD जत्ती थे। ये 77 में, फरवरी 77 से लेकर जुलाई 77 तक ये हमारे देश के क्या है कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, VV गिरी और BD जत्ती पहले ऐसे शख्स थे जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अब इन तथ्यों के साथ साथ आपको एक बात और भी याद रखनी है। 67 में हमारे जाकिर हुसैन साहब की डेथ हो गई थी, उसके बाद की बात है। अब माफ़ करना, मैं कुछ शायद आपको यहाँ पे कुछ और तथ्य बताना रह गया था कि हमारे देश के एक चीफ जस्टिस थे, आपने नाम सुना होगा उनका, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये हमारे देश के CJI रह चुके हैं। कब थे ये आपको बताऊं, 1969 में हमारे देश की CJI थे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे ये। अब इनके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। वो कौन सी, कि ये शख्स वो पहला ऐसा व्यक्ति था जो राष्ट्रपति भी रहा, उपराष्ट्रपति भी रहा, राज्यपाल भी रहा और देश का न्यायमूर्ति भी रहा। इन चारों पदों को सुशोभित करने वाला ये ऐसी एक महान हस्ती थी। दूसरी बात, एक प्रोविजन है हम अपनी पॉलिटी में कि राष्ट्रपति जब अपने पद पे नहीं रहता है तो उसका कार्यभार अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति देखता है, जब तक कि नया उम्मीदवार नहीं आता राष्ट्रपति के पद पे। लेकिन उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो फिर कौन देखेगा उनका कार्यकाल। तो ये कार्यकाल उन दोनों के न रहने पर देश का मुख्य न्यायमूर्ति देखता है। और ये सौभाग्य पहली बार मोहम्मद हिदायतुल्लाह को मिला था 69 में। देखिए 69 में देश के कोई राष्ट्रपति नहीं थे, क्योंकि जाकिर हुसैन के डेथ के बाद पद खाली हो गया था।
ठीक है। और 67 से 69 तक वो राष्ट्रपति रहे थे। मैंने शायद आपको कुछ बताने में मिस्टेक कर गया था। 67 में जो वीवी गिरी बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, उसमें जाकिर हुसैन साहब इस पद पे आए थे और 69 तक वो इस पद पे रहे थे। 69 में यह पद खाली हो गया था, ठीक है। तो ये पद जब खाली हो गया तो वीवी गिरी जो थे उसमें उपराष्ट्रपति थे 69 में। अब इन्होंने इंदिरा के कहने पर थे कांग्रेस के, लेकिन उसमें कांग्रेस में भी फूट पड़ी हुई थी। कांग्रेस की तरफ से नीलम संजीव रेड्डी चुनाव लड़ रहे थे, तो ये कांग्रेस के होते हुए भी इंदिरा के कहने पे वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की सोचे, इसलिए इन्हें पहले अपने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दिया। तो उधर से राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब की मौत हो गई, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया, क्योंकि वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति बनना चाहते थे। तो कुल मिला के इसमें देश का जो कार्यभार संभाला था वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ने संभाला था। अब इसके बाद में आते हैं वीवी गिरी के बारे में। तो आपको यहाँ याद रखना है कि वीवी गिरी और जाकिर हुसैन ऐसे दो राष्ट्रपति थे जिनका चुनाव संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था। अगली बात, वीवी गिरी का चुनाव जो था वो द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी, अर्थात इनके चुनाव में देखिए पहले जो मतगणना होती है वो प्रथम वरीयता क्रम की होती है, उसमें जो उम्मीदवार जीत जाता है तो उसको आगे की जो मतगणना नहीं होती। राष्ट्रपति के जैसे चुनाव होता है तो उनके बाद में जो मतगणना होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। प्रथम वरीयता क्रम की जो मतगणना होगी, अगर उसमें कोई राष्ट्रपति नहीं जीतता है तो द्वितीय क्रम की मतगणना होती है। तो वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जो द्वितीय क्रम की मतगणना में जीते थे। साथ ही नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे, दोनों बार इन्होंने त्यागपत्र दिया और फिर 78 में हमारे देश के वो प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। इसके साथ साथ एक बात आपको और भी याद रखनी है कि हमारे देश में ऐसे 2 पर्सन रहे हैं जिनका नाम है, एक तो आर वेंकटरमण। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरे हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऐसे दोनों शख्स थे जिन्होंने 4 प्राइम मिनिस्टर अर्थात 4 प्रधानमंत्रियों का काल देखा था, जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का काल देखा था। ऐसे देखने वाले ये वो 2 शख्स थे। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें नोट डाउन करके रखें। साथ में एक और भी है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, ये भी मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें। तो आपको पता होगा प्रतिभा पाटिल, जिसको प्रतिभा कंवर पाटिल बोलते हैं, ये देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। और बात करें विश्व की तो विश्व में सबसे पहले श्रीलंका की चंद्रिका कुमार तुंगे पहली महिला थी जो श्रीलंका की महिला राष्ट्रपति बनी थी और विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति थी वो। हमारे भारत में प्रतिभा पाटिल को ये मौका मिला था। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के विरुद्ध लगने वाले महाभियोग की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट, और उसके बारे में हम अनुच्छेद 61 में पूरा अध्ययन करते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना भूल गया शायद उस क्रम में, तो वो बात बताना आपको भूल गया मैं, वो थी शपथ से संबंधी, क्योंकि मैं कुछ आगे बढ़ गया। और शपथ जिसका उल्लेख अनुच्छेद 60 में हम पढ़ते हैं, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति की शपथ दिलाई जाती है CJI द्वारा, और CJI नहीं हो तो सीनियर मोस्ट जो जज होता है उसके द्वारा, ठीक है। दूसरी बात, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से लेकर 5 वर्ष तक अपने पद पे रहता है, लेकिन वह चाहे तो स्वेच्छा से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रोसेस है वो है कि राष्ट्रपति को हटाने का एक ही कारण है, वो है संविधान का अतिक्रमण करना, यानी संविधान का उल्लंघन करना। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो उस क्रम में उसके विरुद्ध महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। और दूसरी बात, राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति का पद और किसी कारण से खाली हो जाता है, वह स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता है, तो उस दशा में अनुच्छेद, आपको याद रखना है, अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति उस समय तक कार्यकाल देखता है जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनाव होकर नहीं आ जाता। देखिए, महाभियोग की बात कह रहे थे हम,
महाभियोग पे वापस चलते हैं, क्योंकि कुछ बातें बीच में जो याद आ जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सारे तथ्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। अनुच्छेद 71 में जैसा मैंने आपको बताया, संविधान का अतिक्रमण करने के एवज में उसके खिलाफ सिर्फ प्रस्ताव लाया जाता है। अब यहाँ पे आपको जो बात नोट करनी है वो ये है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह आपको नोट करना है, क्योंकि आपके RS प्री में यह प्रश्न आ चुका है कि संसद के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में। अब हम बढ़ते आगे। मान लीजिए लोकसभा में यह प्रस्ताव आ गया, लोकसभा में यह प्रस्ताव जो लोकसभा के सदस्य वो लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो लोकसभा के जो सदस्य हैं 1/4 सदस्यों द्वारा उसका क्या है, अनुमोदन जरूरी है कि हम यह प्रस्ताव लाना चाहते हैं। 1/4 सदस्य, चाहे वो राज्यसभा लाए या लोकसभा, जो भी सदन लाएगा उसके 1/4 सदस्य उसका अनुमोदन करेंगे। उसके बाद में जिस सदन में उसकी शुरुआत होती है, सबसे पहले एक सदन द्वारा वहाँ उस सदन के टोटल 2/3 बहुमत से, यानी उसके उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस सदन से वह प्रस्ताव पारित होगा उसको हटाने का। उसके बाद में वह दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में उसके 2/3 उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो। उससे पहले हमारे देश की जो CJI है उसके अंदर में एक समिति बैठती है। ये समिति राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच करती है। यदि जांच में लगाए गए आरोप सही मिलते हैं तो दूसरा सदन 2/3 उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देता है, और जिस दिन वह प्रस्ताव पारित होता है राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। लेकिन यहाँ पर यह भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को अपनी तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए छूट मिलती है। वह चाहे तो समय आके अपना पक्ष रख सकते हैं या फिर अपना कोई सदस्य भेज सकते हैं। ये वो सारी बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। देखिए, शपथ की बात करें तो कई बार ये पूछ लेते हैं विद्यार्थी कि राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा यानी रक्षण प्रतिरक्षण की शपथ लेता है, ये आपको याद रखना है। और उपराष्ट्रपति हमेशा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। इन दोनों बातों में थोड़ा फर्क है। अनुच्छेद, एक बात मैं बताया कि अनुच्छेद संबंधी भी कोई क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्रपति के अचानक मृत्यु के उपरांत बातों का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। ये भी आपके क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु होगी, उसने त्यागपत्र दे दिया, अचानक कुछ कारण हो जाता है, तो उस दरमियान कितने समय में चुनाव होगा और जो नया उम्मीदवार पद ग्रहण करेगा, नया चुनाव होने से पहले जो भी उपराष्ट्रपति वगैरह पद ग्रहण करेगा वो कितने समय तक रहेगा। तो इन सब बातों का अध्ययन हम अनुच्छेद 61 में करते हैं, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 61 में जो हमें बताता है कि राष्ट्रपति की पद रिक्त होने पर कितने समय में चुनाव होंगे, जो यह बताता है कि इस बीच में जो भी उम्मीदवार उसके पद पे आता है वो कितने समय तक रहेगा, और इसके बाद में जो उम्मीदवार परमानेंटली बनता है वो कितने टाइम तक रहेगा। इन सब बातों को लेकर अनुच्छेद 61 में पढ़ते हैं। साथ ही साथ इसमें एक बात और भी है, अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति से जुड़ी हुई बात भी है कि अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के किसी भी कारण से पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण करता है। तो साथियों, ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे, राष्ट्रपति से जुड़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे सभी तथ्य समझ में आ गए होंगे। बहुत सारे और भी बचते हैं, जैसे भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन था, तो KR नारायण थे। भारत की में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी, जो मैंने आपको बताया है। और भी ऐसे कुछ तथ्य बनते हैं जो मेरे नज़र में आए, मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब मैं चाहता हूं कि अगले जो वीडियोज हैं उसमें आपके सामने राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं उससे जुड़ा हुआ मैं तथ्य लेके आऊँ, और मैं चाहता हूं कि जितना हो सके उतनी मेरी तरफ से मैं आपकी हेल्प करूं, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो साथियों, दो मेरे को इजाज़त, एक अगले नए वीडियोस के साथ एक बार फिर से जय हिंद, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।